हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आज के बोर्ड्स एग्ज़ाम में आया था, ये क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है CaCl2 के लिए, और कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो सिंपली इसको करना क्या है कि जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का हमको फाइंड आउट करना है, तो उसमें कितने कैल्शियम होंगे, CaCl2 में कितना कैल्शियम, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयन होगा। तो कैल्शियम आयन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 119, तो ये 119 हो जाएगा। और क्लोराइड का कितना दिया हुआ है 76.3, इसमें 2 से इंटू कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 271.6। इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये जो रिएक्शन है इसमें फॉर्मल्डिहाइड ये है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, उसका 2 मोल यूज किया है, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड है OH। तो एक्चुअली ये है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में एक मोल जो है वो एसिड का फॉर्मेशन करता है, एसिड सॉल्ट का, और दूसरा मोल अल्कोहल बन जाता है। तो अगर हमारे पास HCHO फॉर्मल्डिहाइड है तो एक मोल से बन जाएगा, एक मोल रिड्यूस होगा तो एक कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल बन जाएगा, और एक ऑक्सीडाइज होगा तो सॉल्ट बना देगा, तो बन जाएगा HCOOK। पोटेशियम सॉल्ट बनेगा क्योंकि KOH यूज किए हैं। तो एक का नाम हो गया मिथेनॉल और एक का नाम हो गया पोटेशियम फॉर्मेट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट और मिथेनॉल, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट्स द विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो यही हो जाएगा। रोजेनमन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन क्या होता है, ये RCOCl को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PDBaSO4, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। तो SN1 में फास्ट वही देगा, SN1 रिएक्शन फास्ट वही देगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। तो स्टेबल टर्सरी होगा, तो इसलिए टर्सरी हैलाइड स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा और ये SN1 फास्ट देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 6. विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो from the elements of 3D series given below which elements show the maximum number of oxidation state। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि ये हुआ कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे इस टाइप का जो रेंज हुआ, ज़्यादा रेंज कौन शो करेगा, तो ज़्यादा रेंज वही शो करेगा जो मिडिल में प्रेजेंट होता है, मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये टेम्परेचर को रेट कांस्टेंट से कोरिलेट करता है, और इक्वेशन होता है K = A × एक्सपोनेंट टू द पावर -EA/RT, ये होता है। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, C। तो इसका आंसर हो जाएगा C, A × e⁻⁻EA/RT। नेक्स्ट है कि टर्सरी एमीन कौन है। तो टर्सरी एमीन का जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम लोग सिंपली देखते हैं कि N बस प्रेजेंट होता है, इस टाइप से टर्सरी एमीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म्स। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कीटोन है RCOOR कीटोन है। अगर इसको हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करते हैं, मतलब कि RMgX, तो R पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, इसमें कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप कार्बन पे ऐसा अटैक करता है, ये ऐसे ओपन हो जाता है। तो क्या बनता है, R C और O पे कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, इधर R और नीचे से एक और R कनेक्ट हो गया, यहाँ का R। अब इसको फिर हाइड्रोलाइज करते हैं, यहाँ पे OMgX आ जाएगा, H + H2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, O के साथ H कनेक्ट हो जाएगा, तो O के साथ H कनेक्ट हो जाएगा, इधर R रहेगा, इधर R रहेगा, प्लस बन जाएगा MgOHX, ये बन जाएगा। तो जब ये बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसा अल्कोहल बन रहा है, C पर OH है और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से R है, तो 3 डिग्री बनेगा। तो हमारा आंसर सही होगा टर्सरी अल्कोहल।
अब ये ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है इस ग्राफ का स्लोप और इंटरसेप्ट, कि ये इंटरसेप्ट यहाँ पे इसका क्या वैल्यू होगा और इसका स्लोप क्या होगा। ये जीरो ऑर्डर का है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जीरो ऑर्डर का एक एक्सप्रेशन होता है R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब यहाँ पे इसको अगर हम y मान लें, इसको मान लेते हैं mx, इसको मान लेते हैं c, तो c इंटरसेप्ट होता है, तो c के जगह पे क्या है r नॉट, तो इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा r नॉट। बट r नॉट वाले दो ऑप्शन है, तो अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, सिर्फ r नॉट होगा c के जगह पे, ln r नॉट नहीं। उसके बाद x एक्सिस पे अगर टाइम है, हाँ x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे r नॉट है, तो m जो होगा वो माइनस के बराबर होगा। m मतलब स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं पीसीसी। तो 1 का हो जाएगा सी, 1 का हो जाएगा सी। उसके बाद फिर सेकंड, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, कीटोन से जैसे कि हमारा कंपाउंड है ब्यूटेन टू ओन, ये है कंपाउंड। अब इसको ऑल बनाना है, ब्यूटेन टू ऑल, अल्कोहल बना देना है इसको, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट इसमें दिया हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, पी। तो फर्स्ट का हुआ ये हमारा, ये एल्डिहाइड के यूज़ करते हैं हम लोग पीसीसी, मतलब कि ये आर हुआ फर्स्ट का। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा हमारा पी। अब इसमें से इतने ही से मैच कर सकते हैं, फर्स्ट का आर और सेकेंड का पी कहीं पे है, फर्स्ट का आर सेकेंड का पी। थर्ड का क्या होगा, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो बन जाता है। इसके लिए ब्रोमीन वाटर यूज हो जाएगा, इसके लिए पीसीसी यूज हो जाएगा, इसके लिए NaBH4 यूज हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन करने के लिए तो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड या H2SO4 का यूज़ करते हैं। तो 4 का Q, थर्ड का S, और उसके बाद सेकेंड का P, सेकेंड का P, और फर्स्ट का ये R, फर्स्ट का R। तो हमारा सही ऑप्शन होगा A। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक भरे जाते हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो ये तो सिंपली ऐसे ही देख के पता चल जाएगा, इसमें सिर्फ 10 लिखा है, इसमें 0 लिखा है, इसमें सिर्फ 10, बट उसमें 1 to 10 होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा A। और एस में भी 3 नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 होते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कि पी नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर हम फिनॉल लिखते हैं, फिनॉल अगर उसमें हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है तो इसके एसिडिटी को और बढ़ा देता है, तो ये लेस एसिडिक बोल रहा है, नहीं, दिस शुड बी मोर एसिडिक। तो एसर्शन रॉन्ग है, तो एसर्शन फॉल्स का एक ही ऑप्शन ही है। एसर्शन अगर फॉल्स है तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा डी। और ये वैसे रीजन भी यहाँ पे फॉल्स है कि ट्रू है, ये देख लेते हैं। एसर्शन तो वैसे फॉल्स का है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसलिए डी पता चल गया, तो रीजन ट्रू ही होना चाहिए। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हम लोग बोल ही रहे थे कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, एंड हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ पी नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन। तो अगर यहाँ से अगर ये एसिडिक ज़्यादा हो गया, क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ से H+ जब निकल जाएगा ये आयन बनेगा, तो इसके नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। नाइट्रो ग्रुप आएगा तो ज़्यादा एसिडिक इसीलिए होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो और बेटर वे में स्टेबलाइज करेगा। तो ये तो करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, सिंपली एक लाइन्स में ही लिखा हुआ है। तो बेंजोइक एसिड नहीं देता है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये बात सही है। इसलिए नहीं देता है क्योंकि बेंजोइक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और AlCl3 जो फिडलक्राफ्ट का कैटलिस्ट है उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स जब बना लेता है तो ये और पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसा बिहेव करता है। तो ये तो करेक्ट है। और ये बोल रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, बात सही है, डीएक्टिवेटिंग है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें होता है। एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड गेट बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप, हाँ उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। तो ये भी सही है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन, तो ऑप्शन ए।
फ्रुक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी स्टेटमेंट सही है, फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ये क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं जितने भी होते हैं सब के सब रिड्यूसिंग ही होते हैं, तो ये ट्रू है। फ्रुक्टोज डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है तो रिड्यूसिंग शुगर बोलते ही उसको है जो फेलिंग्स और टॉलरेंस को रिड्यूस करे, तो फिर रिड्यूस क्यों नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स। अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि फॉर एनी डैनियल सेल जिंक और कॉपर का बना हुआ है ये, Zn2+ और कॉपर Cu2+ Cu, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका E0 सेल का वैल्यू है 1.1। तो हमारे पास अगर एक इस तरीके से सेटअप बना हुआ है, इसमें जिंक का रॉड बना हुआ होगा, एक और सेटअप होगा, इसमें ये ऐसे कनेक्टेड होंगे, इधर जिंक है, इधर कॉपर है, इधर जिंक सल्फेट होगा, डैनियल सेल में ही होता है, इधर कॉपर सल्फेट होगा। अब इसके बाद फिर क्या है कि इसमें हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाता है और इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है जिंक से कॉपर की तरफ, तब ये किसके जैसा एक्ट करता है, गैल्वेनिक से। लेकिन अगर कोई बाहर से पोटेंशियल लगा दिए, अपोजिट पोटेंशियल, और उसका वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा है, अगर वोल्टेज जो बाहर से लगा है एक्सटर्नल 1.1 से अगर वो ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, अगर वो 1.1 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो कॉपर से जिंक की तरफ जाने लगेगा। तो इफ़ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल, इसका 1.1 बोला है, इफ़ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो सही बोल रहा है, पहले तो जिंक से कॉपर जा रहा था, अब कॉपर से जिंक जाएगा, ये सही है। सेल एक्ट्स लाइक गैल्वेनिक सेल, नहीं, शुरू में गैल्वेनिक सेल जैसा था, लेकिन जब एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन बदल गया तो उसको फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अंडर सच सिचुएशन गैल्वेनिक सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इसका मतलब फिर से ये क्या हो गया, सी हो गया। और बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ये सब तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, वीडियोज़ में भी सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है कौन फास्ट देगा उसको देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो देख सकते हैं हम लोग, पहले भी ये सब देख चुके हैं। इसमें क्या होगा, आयोडीन और इसमें ब्रोमीन है, कौन फास्टर रिएक्शन टू देगा, जिसमें लिविंग ग्रुप बेटर होगा, तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग, बस यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसमें आयोडीन होगा उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे ब्रोमीन का वेट होता है तो ब्रोमीन आ जाएगा, फिर क्लोरो आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ब्यूटेन आ जाएगा। इसके बाद स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम उठा के देख लें, C डबल बॉन्ड O और R होता है। अब क्योंकि ये प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें दो तरीके से अटैक कर सकता है, टॉप फेस से और बॉटम फेस। तो अगर इस पर अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाता है, क्योंकि इस पर कार्बन पे प्लस होता है और ऑक्सीजन पे स्लाइट माइनस होता है। तो क्या बनेगा, इसको अगर हम R मान लें और इसको R' मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, C के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर R' है, फिर एक R है, और क्या आके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। अगर हम ऊपर से अटैक होगा तो अगर ऐसा बनेगा, तो अगर नीचे से अटैक होगा तो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, इस C पे माइनस, इधर बन जाएगा ये R', ये इधर आ जाएगा, इधर R और ये NU। तो ऐसे दो प्रोडक्ट बनेंगे इनएंशियोमर्स टाइप्स, क्योंकि ये प्लेनर होता है इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है कि टॉलिन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, टॉलिन लिए, बेंजीन में CH3 कनेक्ट कर दिए, बेंजोइक एसिड बनाना है। इसमें KMnO4 और H2SO4, इसके साथ सिंपली बस हीट कर देना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन।
साइड चेन ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसके बाद है इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये बनाना है। तो इथेनॉल हुआ हमारा CH3CH2OH, इसको PCC से ऑक्सीडाइज कर दिए तो CH3CHO बन जाएगा। जब ये CH3CHO बन गया तो फिर इसको ट्रीट कर दिए डाइल्यूट NaOH के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। अल्डोल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट सिंपली ये बन जाएगा CHOH फिर CH2CHO। तो यही है 1 2 3 ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है यहाँ पे, और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है ये ग्लूकोनिक एसिड में। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट कुछ बनता है CHOH होल 4। हम चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हैं ग्लूकोज से ऐसे करके CH2OH Br2 एक्वस, या फिर ये भी मेंशन कर सकते हैं ग्लूकोनिक एसिड विल फॉर्म हियर कि इक्वेशन, लेकिन लिखना है राइट द केमिकल इक्वेशन, तो ये लिखना पड़ेगा, यही इक्वेशन होगा। फिर ये है कि मेंशन 2 बेसेस बिलो, आइडेंटिफाई विच वन इज प्रेजेंट इन DNA एंड विच वन इज प्रेजेंट इन थाइमिन DNA में प्रेजेंट होता है और यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है, ये दोनों में डिफरेंसेस भी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका बनाना है इस कॉम्प्लेक्स का। ज्योमेट्रिकल मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 2 EN है, 2 बाइडेंटेट है तो 4 हो गया। ये अगर ये बाइडेंटेट है तो 2 2 जा 4 और 2 मोनोडेंटेट है तो टोटल 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बनेगा क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसे बनेगा PT ऑक्टाहेड्रल है, एक बार Cl और Cl को अपोजिट कर लिए, EN को इधर लिख दिए और इसके ऊपर चार्ज होगा 2+, ये ट्रांस बन गया। इसका सिस भी ऐसे ही बन जाएगा, बस हमको Cl को अलग साइड पे रखना है, जैसे हम Cl को यहाँ रखे होते हैं। तो EN 2 जगह से कनेक्ट होगा, बाइडेंटेट है तो ये सिस बन गया। तो इस तरीके से सिस ट्रांस ड्रॉ कर देना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो बोला नहीं है, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन इफ़ डेल्टा O इज स्मॉलर, तो अगर D4 आयन का लिखना है, डेल्टा O अगर स्मॉल है इसका, तो D4 आयन का किस फील्ड में लिखना है, डेल्टा O लिखा मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिखना है। तो नीचे T2G ऊपर में EG, 4 है, गैप कम है तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, मतलब सिंपली हम लिख देंगे T2G में 3 EG में 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड मतलब होता है मोनोडेंटेट, जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम हो। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं CN-, Cl-, Br-, कुछ भी। यहाँ पे भी EMF कैलकुलेट करना है, ये नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज़ करके। E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059/n log QC, इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं हम लोग। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में। फिर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, विलियमसन सिंथेसिस, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। सब तो नेम रिएक्शन है, सिंपली लिख लेना है। बाकी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं जिसमें एमाइड लिंकेज होता है, CONH लिंकेज, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड किसको होता है, किसको बोलेंगे, तो इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होगा जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, जिसको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, वो सब इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। उसके बाद फिर इसेंशियल एमिनो एसिड में एग्जांपल्स ये सब भी दे सकते हैं, वैलिन, ये सब इसेंशियल में आता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, जब किसी प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, pH चेंज कर देते हैं, देन इट्स सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी गेट लॉस्ट, एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया या हार्डनिंग ऑफ एग अपॉन बॉइलिंग, ये सब हो गया। अब यहाँ से डिस्टिंग्विश भी करना है एक चीज़ और,
फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है। एक कंपाउंड है हमारा फिनॉल और एक है बेंजोइक एसिड। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? दो आंसर हो सकता है, ज़्यादा आंसर भी हो सकता है। एक तो FeCl3 का यूज़ करके, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन का यूज़ करके। अगर न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फिनॉल प्लस ये सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, वायलेट कलरेशन आएगा। और अगर बेंजोइक एसिड में FeCl3 ऐड करेंगे तो वायलेट कलरेशन नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो एक इसका ये आंसर हो सकता है। दूसरा इसी का आंसर हो सकता है, इसका कोई अल्टरनेटिव आंसर ये भी लिख सकता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर एक्वस ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो फिनॉल में जब ये ऐड करेंगे ये चीज़ तो बनेगा वाइट PPT। और अगर हम यूज़ किए यहाँ पे बेंजोइक एसिड के साथ, बेंजोइक एसिड और ब्रोमीन वाटर यूज किए Br2 एक्वस, तो इसमें नो PPT, कोई PPT नहीं बनेगा, नो वाइट PPT ऑब्टेंड, ये मेंशन कर देंगे। एक और हो सकता है इसका आंसर, तीसरा आंसर भी इसका पॉसिबल है, NaHCO3 टेस्ट, मतलब बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर बेंजोइक एसिड में ऐड करेंगे तो इसमें होगा इफरवेसेंस, इफरवेसेंस होगा, CO2 निकलेगा, और फिनॉल में नो इफरवेसेंस, CO2 नहीं निकलेगा। तो ये तीनों आंसर में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं हम, सारे सही आंसर होंगे। उसके बाद है प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में डिस्टिंग्विश करना है। तो प्रोपेनॉल का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, CH3 यहाँ पे CH2 लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल और ये हो जाएगा प्रोपेनोन। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है बट बगल में CH3 नहीं है। तो इसका एक आंसर हो सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये देगा और ये नहीं देगा। या इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट है तो टॉलरेंस एल्डिहाइड देगा और ये नहीं देगा। तो डिपेंड करता है कि हम क्या आंसर लिखें, तो इसको भी ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब दोनों में ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कौन है ये पूछ रहा है। तो इसमें फ्लोरीन COOH और फ्लोरीन थोड़ा दूर है, 2 कार्बन पे है सेकेंड। जैसे इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे है ये CH2F, यहाँ पे है, फिर CH2 COOH, और सेकेंड वाले में है CH3 CH पे F है, फिर CH2 COOH। यहाँ पे एक कार्बन COOH के बाद यही ग्रुप एसिडिक है मेरा, इसके 2 कार्बन के बाद तीसरे कार्बन पे F अटैच है। फ्लोरीन इसमें दूर है थोड़ा COOH से, और इसमें फ्लोरीन COOH के पास है। तो फ्लोरीन जितना पास होगा उसका माइनस आई इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्गर होगा, माइनस आई इफेक्ट इसमें स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि डिस्टेंस के साथ आई इफेक्ट कम होने लगता है। तो इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट, दिस मॉलिक्यूल विल बी मोर एसिडिक बिकॉज फ्लोरीन इज ये नहीं, इसमें क्लोजर है। सेकेंड मॉलिक्यूल विल बी more acidic, second molecule this one is more acidic because fluorine is more closer to COOH group, and hence it is since it is more closer then minus I effect will be more stronger in this case, या simply minus I effect more stronger भी लिख देंगे तो चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन क्लोरीन SF है, डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस मिलेगा, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, और ये हेक्सीन है बट साइक्लोहेक्सीन है, तो लिख देंगे साइक्लोहेक्स-1इन। और ये पूछ रहा है कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होता है, देन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स इंक्रीजेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज करता है ना नेगेटिव चार्ज को, दैट्स वाई। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में, तो देखा जा सकता है वहाँ से। और एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना है यहाँ पे कि इथाइल क्लोराइड तो यूज़ किया है बट साथ में यूज़ किया है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे एलिमिनेशन होता है, Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा।
प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। बस इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करा नहीं पाएगा, तो पैरामैग्नेटिक ही होगा। आंसर लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज F- इज अ वीक लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इसमें, तो 2 En 2 Cl 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन है 2 एमीन है, तो इसका हो जाएगा डाई एमीन डाइक्लोराइडो। उसके बाद फिर प्लेटिनम, पॉजिटिव चार्ज है प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे 4 आ जाएगा इसका, प्लेटिनम 4। तो डाईएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4। कोई चाहे तो लास्ट में आयन ऐड कर सकता है, स्किप भी कर सकता है। अब इसमें NH3 कोबाल्ट के साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा। यहाँ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन से शो कर देंगे इसको। यहाँ भी वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दैट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ 2 सॉल्यूशन। अभी जैसे देख रहे थे हम लोग कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है तो इसमें सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द 2 सॉल्यूशन, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ 2 सॉल्यूशंस। तो यही सब मेंशन कर देंगे। इट अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, कोई भी एक रोल लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हेन डज गैल्वेनिक सेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये तो फर्स्ट वाले MCQ से ही रिलेटेड है। गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा कब बिहेव हो जाएगा, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ई सेल से जब ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी स्टोर्ड इन अ पॉट ऑफ जिंक, नहीं स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंक के पॉट में रखेंगे जब कॉपर सल्फेट को, अगर जिंक का बना हुआ पॉट है और इसमें कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो इसको जिंक डिस्प्लेस कर देगा। कैसे डिस्प्लेस करेगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इनॉट वैल्यू। तो इनॉट सेल के वैल्यू से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक का वैल्यू नेगेटिव में लिया है, कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव में लिया है, तो अगर हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करें, इसको मान लेते हैं, अगर हम एनोड मान लेते हैं, इसको मान लेते, नेगेटिव वाले को हम लोग एनोड जैसा मान सकते हैं और पॉजिटिव वाले को कैथोड जैसा। तो अगर हम इसको एनोड मान लें, इसको कैथोड मान लें, तो इनोट सेल इक्वल्स टू क्या होता है, इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड। तो कैथोड का वैल्यू कितना है 0.34 माइनस इसका वैल्यू कितना है -0. इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 आ जाएगा, ये 1.1 वोल्ट। तो इसका वैल्यू, क्योंकि इनोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, तो अगर इनोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर एनोड और इसको हम कैथोड मान के सपोज करें, दिस मीन्स दिस रिएक्शन इज फिजिबल। तो अगर ये एनोड है तो ये ऑक्सीडाइज कर लेगा खुद को और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस में। तो सिंपली हमको लिखेंगे कैसे आंसर, कैन कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन पॉट ऑफ जिंक मेड ऑफ जिंक, नो, then we have to write E naught cell equals to E cathode minus E anode, and we have to solve this and we will get E naught cell equals to 1.1 volt, and since E naught cell will be positive, it means that zinc can replace Cu2 plus ion from solution, means it will displace the copper ion। तो इससे क्या होगा, पॉट में होल हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसे मेंशन करके शो कर देंगे तो सफिशिएंट है। इसमें कितना फराडे चार्ज चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7, इसका 2, 5 फराडे, 5 का डिफरेंस है। ऑक्सीजन के ऊपर इस -2 होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 0 होगा, तो 2 फराडे बस यही होगा। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन पता ही है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग फ्रॉम La to Lu, ऐसे करके लिख सकते हैं। फर्स्ट आयोडाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन जिंक,
क्योंकि क्रोमियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, देन इट विल हैव हाफ फील्ड d ऑर्बिटल, एंड हाफ फील्ड d ऑर्बिटल इज एक्स्ट्रा स्टेबल, दैट्स वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इस वजह से। वाई ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन शो डी ट्रांजिशन। इसमें फिर क्या है, आउट ऑफ K-MnO4 एंड K2MnO4 कौन इसमें पैरामैग्नेटिक होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, इसका +6 आएगा। तो जब लिखेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो ये D0 आ जाएगा Mn के लिए, और ये Mn के लिए D1 आएगा, तो इसके पास एक अनपेयर्ड होगा। तो विच वन इज पैरामैग्नेटिक, K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक। वाई? बिकॉज इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। इसमें क्या बनेगा, 2Cr3+ बन जाएगा, 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O बन जाएगा, बस यही हो जाएगा। ये इस तरीके से ये बैलेंस भी हो जाएगा। तो 2Cr3+ 7H2। रिवर्स ऑस्मोसिस देख सकते हैं हम लोग, ये डेफिनेशन इसका देख लेंगे क्या है नहीं है, डिस्कस में वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो इसमें क्या होता है ना कि जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, और ये फिर एक्वेटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर, बिकॉज इन कोल्ड वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज मोर, कॉन्सेंट्रेशन O2 का जो होता है वो हाई होता है, इस वजह से। आइडियल सॉल्यूशन ये सब पहले ही देख चुके हैं, जो रॉल्ड्स लॉ सबको फॉलो करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई एक एमाइड है, और उस एमाइड का फॉर्मूला है C7H7ON। तो इस एमाइड को हम बेंजीन, C7 है तो बेंजीन जैसा सपोज कर सकते हैं, एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो कहीं पे भी एक जगह लिख सकते हैं CONH2। एमाइड बोला ही है तो ये बेंजामाइड हो जाएगा। अब इसको क्या किया है ना कि बेंजामाइड को ट्रीट किया है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब ये कि ट्रीट किया है इसको Br2+ NaOH के साथ। ये KOH यूज कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, इसमें CO बस गायब हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट मेरा जो बनेगा उसको लिखते हैं, मेन प्रोडक्ट बनेगा CONH2, एनिलीन बन गया ये। तो फिर इसको ट्रीट कर रहा है ये नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। लो टेम्परेचर पे ट्रीट कर रहा है इसको, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा N2+, साथ में कोई आयन होगा, बस नाइट्रस एसिड बोला है तो डाइजोनियम आयन बनेगा। और फिर उसके बाद क्या है, बी ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड ये बनता है। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। B को ही फिर से बोल रहा है एंड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म, अगर B को ट्रीट कर दिया जाए CHCl3 के साथ और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH के साथ, तो D बनता है। तो तो आइसोसाइनाइड टेस्ट हुआ कार्बाइलेमिन, इसमें क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया D। तो ABCD आइडेंटिफाई करना था, ABCD आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा E भी बोल रहा है इसमें कुछ, C ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल, अच्छा इसको इथेनॉल से ट्रीट किया गया, C2H5OH। इसका काम होता है डाइजो ग्रुप को हटा देना, तो डाइजो को हटा के बेंजीन बना देगा। तो ये हमारा E हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ABCD कौन है, यही सारे ABCD होंगे, और ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन भी हो गया। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं। तो ये तो बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को। और इसका हम लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं, C6H5SO2Cl, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स बताना है हमको इन सब में से, तो जिसका डिग्री ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इसमें C2H5 होल थ्राइस N, इसका डिग्री ये 3 डिग्री है, ये NH है ये 2 डिग्री है, NH2 है ये 1 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। फिर C2H5 होल ट्वाइस NH ये हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा C2H5NH2।
मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो क्योंकि एनिलीन जो होता है, एनिलीन इसमें लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम हो जाता है, दैट्स वाई एनिलीन बिकम्स लेस बेसिक। और मिथाइल एमीन में जो होता है CH3 ग्रुप होता है। दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं कि बिकॉज इन एनिलीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, इन एनिलीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस and it becomes less basic. Or one can say that methyl group is electron donating in nature, it can increase the electron density on nitrogen atom, and that's why it becomes, means CH3NH2 methylamine become more basic. Aniline readily reacts with bromine water to give 2,4,6 tribromoaniline. एनिलीन बहुत आसानी से रिएक्शन क्यों कर लेता है ब्रोमीन वाटर से, और तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन क्यों हो जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि बेंजीन रिंग ऑफ या रिंग बेंजीन रिंग ऑफ एनिलीन इज मोर रिएक्टिव। वाई इट इज मोर रिएक्टिव? बिकॉज एनिलीन मीन्स NH2 ग्रुप, इन एनिलीन NH2 ग्रुप shows plus R effect and this activates the benzene ring, activates the benzene ring। बस इसमें ये मेंशन कर देंगे बिकॉज NH2 ग्रुप show plus R effect and activates the benzene ring, या ये भी कह सकता है कि increases the electron density in benzene ring, in benzene ring। ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये पूछ रहा है लास्ट में कि प्राइमरी एमीन सब हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन ऐसे होते हैं ना RNH2, और टर्सरी एमीन R3N होते हैं। ये R3N हो गए, इसमें N के पास नाइट्रोजन नहीं है, और इसमें N के साथ नाइट्रोजन, सॉरी इसमें N के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें N के साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकेगा। तो बिकॉज प्राइमरी एमीन कैन फॉर्म इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स वाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर देन द टर्सरी एमीन्स। तो यही सब क्वेश्चन है, बाकी सारे सेट में भी यही सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बस डिफरेंट है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी इतना ही, थैंक यू।